हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान युद्ध में व्लादिमीर पुतिन की एंट्री। ईरान के नए सुप्रीम लीडर खामेनेई को उठा ले गया रशिया। क्या है ये बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर दोस्तों। क्या अब रशिया से ईरान को आदेश देंगे खामेनेई? दोस्तों सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, साथ ही साथ बताएंगे उधर ईरान से जंग के बीच अमेरिका को इस देश ने दिया बहुत बड़ा झटका। अमेरिकी आर्मी के लिए बंद कर दिया अपना एयर स्पेस। बताएंगे कौन सा है वो देश। तो उधर आपको बताएंगे कुवैत में अमेरिकी बेस पर रातों रात ड्रोन से हमला। ईरान ने फिर दे दी बड़ी धमकी, कहा अब नहीं होगी बात। कुवैत एयरपोर्ट पर जोरदार ड्रोन हमला के बीच रडार सिस्टम तबाह होने की भी जानकारी सामने आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल आपको बताएंगे, क्या पश्चिम एशिया के युद्ध में कूदेगा नाटो देश? दोस्तों कतर में हुए इस अटैक के बीच इटली का भी सैन्य बेस तबाह कर दिया गया। दोस्तों साथ ही साथ उधर ईरान अमेरिका युद्ध के बीच जयशंकर जी हुए एक्टिव। सऊदी और यूएई के विदेश मंत्रियों से क्या बातें हुई, सबसे पहले आपको बताएंगे। तो वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव के तारीखों के बीच आज आ गया बंगाल का पहला ओपिनियन पोल। बताएंगे ओपिनियन पोल में किसकी बन रही है बंगाल में सरकार। चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं आपके सामने, बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आज आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक यानी लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की संप्रभुता, अखंडता और भारत के इस वर्ल्ड डिप्लोमेसी और कूटनीति का दिल से समर्थन करते हैं, जो आज के समय में अपना भारत सबसे सुपीरियर देश बना हुआ है दोस्तों हर किसी के लिए। और यही भारत की ताकत है, भारत की कूटनीति। तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बेहतरीन खबर की, जहां ईरान को लेकर अमेरिका ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका समझता था कि ये महज एक हफ्ते की लड़ाई होगी और उसके एडवांस हथियारों के आगे ईरान पानी मांगने लगेगा। हालांकि हुआ कुछ अलग ही। युद्ध को दोस्तों अब 16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन नतीजा वैसा बिल्कुल नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था। बजाय इसके इस युद्ध में अब रशिया की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि जिस मौजूदा खामेनेई पर डोनाल्ड ट्रंप इनाम रखे बैठे हैं वो इस वक्त रशिया में है। जी हाँ दोस्तों, वो ईरान में है ही नहीं, वो इस समय रशिया में मौजूद है। जी हाँ, कतर के एक अरबिक अखबार अल जरीदा रिपोर्ट के अनुसार ईरान के नए सुप्रीम लीडर मौजूदा को स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से एक बेहद गुप्त अभियान के रूप में रशिया लेकर जाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें रूसी सैन्य विमान से मॉस्को पहुंचाया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये काम गुरुवार को ही हो गया था और मौजूदा खामेनेई को क्रेमलिन में रखा गया है। बमबारी और हवाई हमलों के बीच रूसी मिलिट्री प्लेन उन्हें ले गए और सुरक्षित मॉस्को पहुंचा दिया। रूस का ये कदम सीधे सीधे इस युद्ध में उसे पार्टी बनाने वाला है। दोस्तों जिस दिन से अमेरिका ने ईरान में अपने लड़ाकू विमान उड़ाए हैं, तब से ही रशिया लगातार इसे गलत बताता रहा है। वो इस मामले को यूनाइटेड स्टेट्स की सुरक्षा परिषद तक ले गया। रशिया की ओर से ईरान को न सिर्फ नैतिक समर्थन दिया गया, बल्कि उसने मुखर होकर अमेरिका इजराइल के खामेनेई को मारने का भी विरोध किया। जब ईरान ने नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मौजूदा खामेनेई को चुना, तो उन्हें बधाई देने वाले चंद देशों की कतार में रशिया सबसे आगे खड़ा था। यहीं से रशिया ने मौजूदा खामेनेई के स्वास्थ्य की चिंता करनी शुरू कर दी। अल जरीदा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बात के दौरान खुद पुतिन ने यह प्रस्ताव रखा कि मौजूदा खामेनेई को मॉस्को लाया जाए, जिसे सुरक्षा कारणों से ईरान ने मान भी लिया। दोस्तों अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के 100 करोड़ के इनाम का क्या होगा। अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मौजूदा खामेनेई के बारे में जानकारी देने पर $10 मिलियन यानी कि लगभग भारत रुपयों में बात करें तो 93 करोड़ रुपए तक का इनाम घोषित किया गया है। यह इनाम अमेरिका के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत घोषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मौजूदा खामेनेई या अन्य ईरानी शीर्ष अधिकारियों के बारे में ठिकाने या गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देगा, उसे यह इनाम दिया जा सकता है। अब चूंकि खबरें आ रही है कि मौजूदा खामेनेई को रशिया लेकर जाया गया है, ऐसे में अमेरिका के इस इनाम का क्या होगा? क्या ट्रंप अब पुतिन से खामेनेई को सौंप देने की मांग करेंगे? लेकिन कैसे, जब उनके बीच कोई संधि भी नहीं है। ऐसे में ये कहना सही होगा कि मौजूदा की गर्दन अब भी उनकी पहुंच से कोसों दूर है। जी हाँ, इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगली और बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहाँ ईरान से जंग के बीच अमेरिका को इस देश ने दिया बहुत बड़ा झटका। यूएस आर्मी के लिए
बंद कर दिया अपना एयर स्पेस। दोस्तों, युद्ध के बीच स्विट्जरलैंड ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए सीमित कर दिया है। जी हां दोस्तों, स्विट्जरलैंड सरकार ने कहा कि उसकी पुरानी नीति तटस्थ रहने की है, इसलिए युद्ध से जुड़े अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि अमेरिका के 2 रिकॉनिजेंस विमानों को 15 मार्च को स्विट्जरलैंड के एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। अधिकारियों के मुताबिक ये उड़ानें सीधे तौर पर ईरान के साथ चल रहे युद्ध से जुड़ी थी, इसलिए उनको मंजूरी नहीं दी गई। हालांकि स्विस सरकार ने 3 अन्य अमेरिकी फ्लाइट्स को अनुमति दे दी। इनमें 15 मार्च को 2 ट्रांसपोर्ट विमान और 17 मार्च को एक मेंटेनेंस से जुड़ी विमान शामिल है। ये फैसला स्विस फेडरल काउंसिल के कई अनुरोधों पर समीक्षा के बाद लिया गया। ये अनुरोध फेडरल ऑफिस और सिविल एविएशन के पास आए थे, जो इस तरह की कूटनीतिक अनुमति से जुड़े मामलों को देखता है। स्विट्जरलैंड ने साफ किया है कि मानवीय या मेडिकल मदद से जुड़ी विमानों की अनुमति मिलती रहेगी, जैसे घायल लोगों के ले जाने वाली उड़ानें या राहत कार्य से जुड़े विमान स्विस एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकती है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, कुवैत में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से बहुत बड़ा अटैक, ईरान ने फिर दे दी बड़ी धमकी। मिडल ईस्ट में तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल को छोड़कर सभी देशों के जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत होगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मौजूदा खामेनेई को लेकर कहा कि मुझे नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। अगर वो जिंदा है तो उसे अपने देश के लिए कुछ बेहतरीन करना चाहिए और वो ये है कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध लगातार गति पकड़ता दिखाई दे रहा है। इटली सरकार ने अब रविवार को जानकारी दे दी है कि कुवैत में मौजूद उसके अल सलेम एयरबेस के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया है। इस एयरबेस पर अमेरिका और इटली दोनों के सैनिक तैनात है। इस हमले में इटली की एयरफोर्स का एक रिमोट पायलटेड विमान पूरे तरीके से नष्ट हो चुका है। हालांकि किसी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। दोस्तों, इटली के रक्षा स्टाफ प्रमुख लुजियार्नो पोर्तोलानो ने सेना द्वारा जारी बयान में कहा कि सेना अड्डे को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आज सुबह कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया है। इस बेस पर अमेरिकी और इतावली सैन्य बल तैनात है। सभी सैनिक सुरक्षित है और एक एयरक्राफ्ट तबाह भी हुआ है। दोस्तों, इटाली के रक्षा स्टाफ प्रमुख ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा खतरे को देखते हुए पिछले कुछ दिनों में एयरबेस पर तैनात सैनिकों की संख्या को कम कर दिया गया था। अभी जो सैनिक बेस पर मौजूद है उन्हें आवश्यक मिशनों को अंजाम देने के लिए खतरा रखा गया है। आपको बता दें कि इस बेस पर इटालियन सैनिकों के साथ में अमेरिकी सैनिक भी मौजूद हैं। ईरान की तरफ से पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि वो खाड़ी क्षेत्र में मौजूद किसी भी अमेरिकी ठिकानों या सहयोगियों को नहीं छोड़ेगा। इटली और अमेरिका दोनों ही नाटो के अहम हिस्से हैं। ऐसे में इस युद्ध में नाटो के शामिल होने की कितनी संभावना होती है ये देखना होगा। हालांकि इससे पहले भी ईरान की तरफ से उड़ने वाले ड्रोन तुर्की फ्रांस के ठिकानों को निशाना बना चुके हैं, लेकिन नाटो की तरफ से कोई गंभीर बयान नहीं जारी किया गया है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका ने बनाया ईरानी ड्रोन का क्लोन। अरागची का बड़ा दावा, कहा अरब देशों पर हमले करके मुझे फंसाने की है बहुत बड़ी अमेरिका की साजिश। जी हां दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि उनका देश नागरिक क्षेत्रों पर हमलों से जुड़े आरोपों की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि ईरान ने मध्य पूर्व के देशों में अमेरिकी ठिकानों और इमारतों के अलावा किसी दूसरी जगह पर हमला किया है। अरागची ने कहा कि तेहरान किसी भी स्वतंत्र जांच का समर्थन करेगा और ये साबित करने के लिए तैयार है कि उसकी सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य नागरिकों को निशाना बनाना नहीं है। उन्होंने खाड़ी देशों में नागरिकों पर हमले के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। दोस्तों, अल अरबी अल जदीद वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में अरागची ने कहा कि अमेरिकियों ने हमारे शाहिद ड्रोन जैसा ही एक ड्रोन बनाया है जिसका नाम लुकास है। यह बिल्कुल हमारे ड्रोन जैसा ही है और इसके जरिए अरब देशों में अलग अलग जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि हो सकता है कि अरब देशों में आम नागरिकों वाले इलाकों पर हुए हमलों के पीछे इजराइल का भी हाथ हो सकता है, ताकि ईरान के साथ उन देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचाया जा सके। दोस्तों, अरागची ने कहा कि जिन जगहों पर हमले हुए हैं उनकी जांच के लिए हम इस इलाके के दूसरे देशों के साथ मिलकर एक कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। हमारे हमले सिर्फ इस इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और हितों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक हमने इस इलाके के किसी भी देश में आम नागरिकों वाले रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया। आपको बता दें दोस्तों, कहीं ना कहीं ईरान सच भी कहता नजर आ रहा है, क्योंकि जब सऊदी के तेल ठिकाने और अमेरिकी दूतावास पर बड़ा अटैक हुआ तो रियाद पर ताबड़तोड़ बरसे ड्रोन। उधर ईरान ने बड़ा बयान जारी करके हर किसी को चौंका दिया।
कह दिया कि इस अटैक में हमारा हाथ है ही नहीं। अब सवाल यह कि आखिर इसका हाथ नहीं तो फिर किसका हाथ है, क्योंकि इससे पहले दोस्तों सऊदी के तेल ठिकाने और अमेरिकी दूतावास पर हमले हुए थे, जिसके बाद रियाद पर ताबड़तोड़ ड्रोन बरसने के बाद ईरान ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा था कि हमारा हाथ है ही नहीं इस अटैक के पीछे, जिसने फिर एक बार सबको चौंका कर रख दिया दोस्तों कि आखिर ईरान नहीं तो फिर क्या अमेरिका खुद अपने उन देशों पर अटैक कर रहा है जो उसी को सैन्य बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है। तो वहीं दोस्तों सबसे बड़ी खबर, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच जयशंकर जी हुए एक्टिव। सऊदी और यूएई के विदेश मंत्रियों से क्या हुई बात, आपको बता दे। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात बोले तो यूएई के विदेश मंत्रियों से पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग तेज हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले बढ़ा दिए हैं, वहीं ईरान भी मिडल ईस्ट में स्थित अमेरिका के सैन्य बेस पर लगातार हमला कर रहा है। जयशंकर जी ने शनिवार रात यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से फोन पर बातचीत की। जयशंकर जी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से संबंधित घटनाक्रम पर सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री के साथ चर्चा कर ली। दोस्तों साथ ही साथ सामने जयशंकर जी ने ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। जायद अल नहयान के साथ हुई बातचीत के बारे में जयशंकर जी ने कहा कि क्षेत्रीय स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर विचारों का आदान प्रदान किया। माना जाता है कि जयशंकर जी की दोनों विदेश मंत्रियों के साथ हुई बातचीत में भारत की ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा भी शामिल था। ईरान की ओर से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित एक संकट समुद्री परिवहन मार्ग हॉर्मुज जल डमरूमद को लगभग अवरुद्ध कर दिए जाने के बाद वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में उछाल आया है। वैश्विक तेल और एलएनजी यानी कि द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का लगभग 20% हिस्सा इस मार्ग से होकर गुजरती है। दोस्तों जानकारी ये भी है कि जयशंकर जी बेल्जियम यात्रा से ट्रंप को चौंकाने वाले हैं। जी हां, भारत यूरोपीय संघ में बढ़ रही है अपने भारत की करीबी। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ वॉर के जरिए भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप की यह कोशिश पूरी तरह विफल रही। आलम यह है कि अमेरिका इस वक्त ईरान के साथ जंग में बहुत ही बुरे तरीके से उलझ गया है। ट्रंप की दादागिरी की हवा निकाल दी है। दोस्तों ईरान ने उधर भारत कूटनीति के पिच पर शानदार बैटिंग कर रहा है। यूरोपीय संघ के देशों के साथ भी भारत की नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी रविवार से बेल्जियम की अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को मिर्ची लगना तय माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार बेल्जियम की यात्रा पर वे यूरोपीय संघ यानी ईयू विदेश मामलों की परिषद में भाग लेंगे और यूरोपीय संघ के नेतृत्व और बेल्जियम के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर जी 2 दिवसीय दौरे पर बेल्जियम पहुंच रहे हैं। 16 मार्च तक वो ब्रसेल्स में ही रहेंगे। उन्हें ईयू की उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष काजा कैलाश के निमंत्रण भी भेजा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जयशंकर जी को आप लोग ऑल द बेस्ट या फिर बेस्ट ऑफ लक कमेंट में जरूर कहिएगा। और कहते हुए सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें बहुत बड़ी और चौंका देने वाली खबर, दुनिया पर महासंकट पर भी महासंकट। हॉर्मुज के बाद अब बाब अल मंडेब की बारी। हुतियों की धमकी से भारत पर बहुत बड़ा खतरा। दोस्तों यमन के हुती विद्रोहियों ने धमकी दिया कि वे ईरान के समर्थन में बाब अल मंडेब जल डमरूमद को भी बंद कर सकते हैं। हुती विद्रोहियों के एक वरिष्ठ कमांडर ने चेतावनी दी है कि अगर अंसारुल्लाह आंदोलन हुती यानी कि हुती अमेरिका और इजरायल के हमलों के खिलाफ ईरान की मदद करने का फैसला करता है तो जल डमरूमद को बंद करना एक मुख्य विकल्प होगा। उनकी धमकी ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच आई है। अमेरिका और इजरायल 28 फरवरी से लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। इन हमलों में कई ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई समेत दर्जनों वरिष्ठ राजनेता और सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फॉर्स न्यूज ने बताया कि हुती और अन्य प्रतिरोधक समूह पूरे तरीके से अलर्ट पर हैं। वे कभी भी ईरान की चल रही लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। फॉर्स न्यूज ने चेतावनी दी है कि ऐसा होने पर बाब अल मंडेब जल डमरूमद बंद हो सकता है। बाब अल मंडेब जल डमरूमद अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित एक संकरा समुद्री रास्ता है जो लाल सागर से रास्ते स्वेज नहर तक पहुंचने वाले समुद्री जहाजों के परिवहन के मुख्य मार्ग पर स्थित है। दोस्तों ईरान पर इजरायली और अमेरिकी हमलों के बीच ईरानी प्रतिरोध समूह का सदस्य हुती विद्रोही शांत बने हुए हैं और सिर्फ बयान जारी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर
अगर हालात की मांग हुई तो वे किसी भी पल जवाब देने के लिए तैयार हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि हूती इतनी जल्दी या बिना ईरान के इशारे के इस युद्ध में नहीं कूदेंगे। वे ईरान की 3 चरणों वाली रणनीति का हिस्सा हैं और किसी भी वक्त जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें यह डर है कि अगर वे इस युद्ध में शामिल होते हैं तो अमेरिका और इजरायली हमलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें पहले ही उनकी टॉप लीडरशिप के कई सदस्य मारे जा चुके हैं दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, आखिर ईरानी हमले का फर्जी वीडियो पोस्ट करने के बाद यूएई ने 19 भारतीयों सहित 35 लोगों को कुल कर लिया गिरफ्तार, यानी गिरफ्तारी के दे दिए आदेश। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात बोले तो यूएई ने क्षेत्रीय तनाव के बीच सोशल मीडिया पर भ्रामक और मनगढ़ंत वीडियो क्लिप साझा करने के आरोप में 19 भारतीय नागरिकों समेत 35 लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। देश की आधिकारिक समाचार एजेंसी अमीरात समाचार एजेंसी WAM द्वारा जारी एक बयान के अनुसार आरोपियों को त्वरित सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। दोस्तों, ताजा सूची में विभिन्न देशों के 25 लोग शामिल हैं, जिनमें 17 भारतीय हैं। ये सूची शनिवार को नामित किए गए 10 लोगों से अलग है, जिनमें 2 भारतीय भी शामिल थे और जिनकी गिरफ्तारी का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। जी हाँ, तो दोस्तों, वहीं चौंका देने वाली सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, उधर ईरान संकट से बांग्लादेश में मचा हाहाकार। पेट्रोल पंप पर भयंकर भीड़। 45,000 टन डीजल भेजेगा अपना भारत। दोस्तों, ईद से पहले बांग्लादेश में ईंधन की कमी बढ़ी तो भारत ने 45,000 टन डीजल आयात करने का, बांग्लादेश पहुंचाने का कर दिया बड़ा ऐलान। बता दें, बांग्लादेश अप्रैल तक भारत से अतिरिक्त 45,000 टन डीजल आयात करेगा। न्यूज एजेंसी NI की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी BPC के महाप्रबंधक वाणिज्य और संचालन मोहम्मद मुर्शेद हुसैन आजाद ने रविवार को फोन करके ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत में 5,000 टन डीजल बांग्लादेश पहुंचा है और 18 या 19 मार्च के आसपास 5,000 टन डीजल की एक और खेप पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि भारत से अतिरिक्त 40,000 टन डीजल आयात करने का प्रस्ताव भी मिला है। जी हां, आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद यह डीजल भी अप्रैल तक बांग्लादेश पहुंच जाएगा। इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने और अन्य औपचारिकताएं शामिल है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले डीजल का आयात ट्रेन के वैगनों के जरिए किया जाता था। बाद में मार्च 2023 में तत्कालीन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इसके बाद से इसी पाइपलाइन के जरिए भारत से डीजल बांग्लादेश भेजा जा रहा है। दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हैं कि ईद से पहले भारत बांग्लादेश को बड़ा उपहार दे रहा है, बांग्लादेश पर बड़ा उपकार कर रहा है। साथ ही साथ बता दें, उधर ट्रम्प की बीजिंग यात्रा की जा रही है बड़ी तैयारी। पेरिस में आमने सामने अमेरिका और चाइना, दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच अहम व्यापार वार्ता को पेरिस में शुरू होती दिखाई दी। इन बातचीत का नेतृत्व अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और चीन के उप प्रधानमंत्री ही लाइफेंग कर रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार यह बैठक आने वाले दिनों में होने वाली डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की संभावित शिखर वार्ता की तैयारी मानी जा रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच चीन की यात्रा कर सकते हैं। यदि ये यात्रा होती है तो ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनकी पहली चीन यात्रा होगी। इससे पहले वो 2017 में राष्ट्रपति रहते हुए बीजिंग गए थे। अमेरिका और चीन के बीच पिछले वर्षों में टैरिफ युद्ध के कारण व्यापारिक संबंधों में भारी तनाव रहा है। हालांकि पिछले साल दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने 1 साल के लिए व्यापार युद्ध पर विराम देने पर सहमति जताई थी। उधर मौत की अफवाहों पर भड़के नेतन्याहू कहा वीडियो जारी करके कि अभी हम जिंदा हैं, साथ में दुनिया को गिनाई अपनी 10 उंगलियां। जी हां, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी मौत के दावे का खंडन करते हुए एक नया वीडियो जारी कर दिया है। अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियोस में नेतन्याहू ने अपनी 10 उंगलियां गिनाई। दरअसल पहले ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने नेतन्याहू के मौत की अफवाह फैलाई थी। उसने दावा किया था कि नेतन्याहू काफी दिनों से सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए हैं। उसने नेतन्याहू के वीडियो को AI से बनाया हुआ बताया और सबूत के तौर पर उनकी कथित तौर पर एक हाथ में 6 उंगलियां गिनाई थी। वीडियो में नेतन्याहू को एक रेस्टोरेंट में कॉफी का ऑर्डर लेते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद उन्होंने वीडियो बना रहे व्यक्ति ने इन अफवाहों के बारे में पूछा, जिसके जवाब में नेतन्याहू जी ने कहा कि मुझे कॉफी पसंद है, मुझे अपना देश बहुत पसंद है। उन्होंने हिब्रू के एक स्लैंग शब्द यानी मैट का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब प्यार होता है। ये शब्द हिब्रू में मृत यानी डेड शब्द है। दोस्तों, नेतन्याहू ने वीडियो बना रहे व्यक्ति से पूछा कि क्या वे उनकी उंगलियां गिनना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने
दोनों हाथ कैमरे के सामने ऊपर उठाए। ऐसा उन्होंने ईरानी मीडिया की उनकी मौत का दावा करने वाली थ्योरी के जवाब में किया। ईरानी मीडिया 28 फरवरी से कई बार नेतन्याहू के मौत का दावा कर चुकी है। एक बार तो ईरानी सेना ने नेतन्याहू के आवास और ऑफिस पर बमबारी करने का भी दावा किया था। साथ ही साथ आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के 101 छात्र ईरान से पहुंचेंगे अपने भारत। 90 ने पार किया अजरबैजान की सीमा। रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी दोस्तों। ईरान से भारतीय मेडिकल छात्रों को निकालने का अभियान जारी है। जम्मू और कश्मीर के कई छात्रों सहित लगभग 101 छात्रों का पहला जत्था पहुंचने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार पहला जत्था ईरान से होते हुए आर्मेनिया के येरेवन स्थित जॉर्ज नोट्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 1:25 पर रवाना होगा। छात्र भारत पहुंचने से पहले दुबई होते हुए यात्रा करेंगे दोस्तों। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जिस प्रकार से साख कम होती नजर आ रही है इस बीच ये ओपिनियन पोल, तो वहीं आपको बता दें बंगाल से बहुत बड़ी जानकारी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने रविवार को बताया कि राज्य में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी और विपक्षी बीजेपी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों की ताकत और कमजोरी पर चर्चा शुरू हो गई है। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बीते 1 दशक से अधिक समय से राज्य में मजबूत जनाधार और सत्ता बरकरार रखे हुए है। टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत ममता बनर्जी की प्रभावशाली छवि बनी हुई है, जिनका जनाधार और जुझारू रवैया अब भी बंगाल की राजनीति में विपक्षी दलों पर भारी है। बीते वर्षों में उन्होंने खुद को राज्य स्तर पर एक कद्दावर नेता और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की आवाज के रूप में स्थापित किया है। और इसी कद्दावरता, जिनका जनाधार और जुझारू को ही तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार एडी से चोटी तक का जोर लगाती दिखाई दे रही है दोस्तों, और दिखाने वाली है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में इस बार 2 चरण में ही मतदान क्यों होंगे, जबकि इससे पहले 8 फेज में हुई थी वोटिंग। अगर इसके कारण की बात करें तो इस फैसले के पीछे कई ठोस कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण राजनीतिक दलों और नेताओं की लंबे समय से मांग थी कि बहुचरणीय चुनाव लंबी मुहिम चलाने, भारी खर्च और शारीरिक थकान का कारण बनते हैं। कई नेता इसे वित्तीय रूप से बोझिल और मतदाताओं के लिए उबारू बताते रहे हैं। आयोग ने हाल ही में बंगाल का 2 दिवसीय दौरा किया, जहां विभिन्न दलों से चरणों की संख्या पर विस्तृत चर्चा हुई है। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है दोस्तों। वहीं लगे हाथों वीडियो को आप लोग लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। ये थी अभी की सारी बड़ी जानकारी। खबर कैसी लगी ये भी जरूर बताएगा, और जहां पर भी आपका ग्रुप हो वह सब फेसबुक एक्स पर दोस्तों जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।